अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का कंटिन्यू है, जिसमें हम पढ़ रहे थे मुख्तलिफ एसिड्स के बारे में, बेस के बारे में। हमने सबसे पहले अपने इस चैप्टर की थ्योरी को डिस्कस किया था। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारे पास साल्ट। स्टूडेंट, आप सब इससे जो है बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि साल्ट हमारे पास एक कैसा कंपाउंड है, किस किस्म का हमारे पास सब्सटेंस है, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसानात क्या है। लेकिन अगर हम इसके बैकग्राउंड में जो केमिकल कंपोजिशन है, जो केमिकल बॉन्ड है, अगर उसे समझें तो सबसे पहले स्टूडेंट, साल्ट हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड यानी वो कंपाउंड जिन्होंने आयोनिक बॉन्ड बनाया हो। ठीक है, हमारे पास आपने चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कस किया होगा, केमिकल बॉन्डिंग को समझा होगा कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स होते हैं। जैसे हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, फिर इस तरह हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड जिसमें हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, और हमारे पास ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्लीट या तो एक्सेप्ट करते हैं या डोनेट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब कोई बॉन्ड बने और उसमें एलिमेंट्स के ऊपर आयंस आ जाए तो उसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। आयंस का मतलब आपको पता है, यानी कि चार्ज आ जाना। किसी भी एटम्स के ऊपर, किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर जब चार्ज आ जाता है और वो बॉन्ड जो है वो आयंस बन जाते हैं, वो हमारे पास एलिमेंट्स आयन बन जाते हैं, तो उस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम साल्ट को बनाएंगे तो साल्ट में हमारे पास जो रिएक्शन होता है स्टूडेंट, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं, मिलता है और हमें वाटर मिलता है। ठीक है, तो जब एसिड और बेस को हमने रिएक्ट कराया, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कह रहे थे। तो उसमें वहाँ पे जो एसिड की कंपाउंड की या बेस के कंपाउंड का जो रिएक्शन हो रहा था, उसमें जो बॉन्ड बन रही थी वो बॉन्ड हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बन रही थी, इसलिए हम इसे आयोनिक कंपाउंड कह रहे हैं। फिर जब हमें साल्ट हासिल होगा स्टूडेंट, तो उस साल्ट में हमें क्या मिलेगा, वो कंटेन करेगा कैटायन को और एनायन को, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज को हम कैटायन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम एनायन कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा वो हमारे पास बेस से लिया गया होगा, यानी कैटायन, और एनायन हमारे पास एसिड होगा। इसके साथ ही आपके पास साल्ट की कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि साल्ट जो है वो ज़्यादातर लार्ज क्वांटिटी में मौजूद होता है सी वाटर में। इसी वजह कर जो हमारा सी वाटर है वो ज़्यादा साल्टी होता है। वेयर इट इज़ द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट, हमारे पास वाटर के अंदर जो हमारे साल्टी वाटर है या हमारा जो साल्ट है उसमें वो एक मेन मिनरल कहला रहा होता है। ठीक है, मिनरल का जो एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारे पास क्या है, वही हमारे पास साल्ट है। साल्ट हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है जो कि हमने अभी डिस्कस किया। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे पास कैटायन है, जैसे हाइड्रोजन प्लस और एनायन यानी कि O, जब ये दोनों साथ मिलेंगे तो ये क्या बन जाएंगे स्टूडेंट, वाटर बन जाएंगे। तो अलोंग वाटर इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, किसके दरमियान, बिटवीन एसिड एंड बेस। जब हमने बेस और एसिड का रिएक्शन कराया और साथ ही हमारे पास वाटर था, तो उसके नतीजे में जो चीज़ हमें हासिल होगी वो हमें साल्ट हासिल होगी। तो बेसिकली आपको यहाँ ये बताया गया है कि साल्ट हमें किस तरीके से ऑब्टेन्ड हुआ है। ठीक है, जब हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हुआ है। साथ ही स्टूडेंट, जब हमें साल्ट मिलता है तो साल्ट की कुछ टाइप्स होती हैं। साल्ट हमारे पास या तो एसिडिक होता है, या फिर वो बेसिक होता है, या फिर वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, साल्ट बेसिकली एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करके आ रहा है। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एसिडिक की यानी एसिड की क्वांटिटी, एसिड का आयोनाइज ज़्यादा हुआ है। जब एसिड की आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी तो वो एसिडिक है, जब बेस की होगी तो वो हमारे पास क्या है, बेसिक है। तो अगर हम कंप्लीटली समझें इस टाइप ऑफ साल्ट को, ये तो आपको समझ आ गया कि साल्ट है क्या, साल्ट एक कंपाउंड है, किस तरीके से हासिल हुआ है। अगर हम इसके टाइप का जिक्र करें स्टूडेंट, तो ये हमारे पास सबसे पहला एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट स्टूडेंट देखें, हमारे पास मुख्तलिफ डेफिनेशंस है। आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी गई है उसके अलावा भी एसिडिक साल्ट को या बेसिक साल्ट को मालूम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो अगर हम हर डेफिनेशन को देखें, हर एक्सेप्ट से देखें, तो हमें चार चीज़ें नज़र आती हैं। वो ये हैं कि अगर हमारे पास एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और बेस हमारे पास वीक होगा, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा
तो उसके नतीजे में जो हमें साल्ट हासिल होगा वो एसिडिक साल्ट होगा। ठीक है, अब सवाल ये बनता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक बेस क्या है। बहुत से स्टूडेंट को ये चीज़ पता होगी कि हमारे पास हम स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कह रहे हैं या फिर वीक एसिड किसको कह रहे हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता। तो हम थोड़ी सी यहाँ पे रिवीजन करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्टूडेंट वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हमारे पास जिनकी आयोनाइजेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आयोनाइजेशन क्या है, मिसाल के तौर पे अब HCl हमारे पास क्या है, एक एसिड है, आप सबको पता है। मिसाल के तौर पे मैंने HCl का पूरा कितना ले लिया, 100 मॉलिक्यूल ले लिए हैं। ठीक है, अब मैं अगर इनको आयंस में करूं तो ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन, साथ ही रिएक्ट कर रहा है किसके, क्लोरीन के। ठीक है, अब अगर इस हमारे पास रिएक्शन में हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो 99 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एसिडिक यानी कि आयनाइजेशन क्या है, ज्यादा है। जब मैंने आयनाइज कराया इन दोनों को, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ, तो इसमें इसके आयनाइजेशन क्या है, ज्यादा है। 100 मॉलिक्यूल लिया, 100 में से 99 मॉलिक्यूल इसने यूज कर लिया, विच मीन आयनाइजेशन जब ज्यादा होगी तो एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा, और जब आयनाइजेशन कम होगी तो एसिड हमारे पास वीक होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कोई बेस का कंपाउंड ले लूं और उसको रिएक्ट करवाऊं तो उसमें अगर आयोनाइजेशन ज्यादा तो बेस हमारा स्ट्रॉन्ग और आयोनाइजेशन कम तो बेस हमारा वीक। ठीक है, आई होप कि आपको वीक और स्ट्रॉन्ग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर ये बात आपने याद रखनी, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन के और बेस हमारा वीक होगा, तो जो नतीजे में सॉल्ट मिलेगा वो एसिडिक होगा। ठीक है, और अगर इसको अपोजिट कर दूं, बेस को स्ट्रॉन्ग रखूं और एसिड मेरा वीक हो, तो नतीजे में जो सॉल्ट मिलेगा वो बेसिक होगा। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी चीज आप ये मालूम कर सकते हैं कि अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए तो फिर तो वो हमारे पास ना एसिडिक है ना बेस, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन इनकम्प्लीट है तो हम ये चेक करेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन किसकी वजह कर इनकम्प्लीट है। अगर हमारा बेस वीक होगा तो न्यूट्रलाइजेशन रुक जाएगी बेस की वजह कर, सही है ना। एसिडिक जो है वो तो कर रहा है लेकिन बेस की वजह कर न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो सकी, तो यहाँ पर हमारा जो है वो एसिडिक है सॉल्ट। लेकिन अगर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है बाय एसिड, बेस तो न्यूट्रलाइज हो रहा है लेकिन एसिड जो है ये नहीं कर पा रहा न्यूट्रलाइजेशन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो बाय एसिड तो हमारे पास सॉल्ट क्या है, बेसिक है। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो बाय बेस तो वो हमारे पास सॉल्ट एसिडिक है। और दूसरी चीज हमें जो चेक करनी है वो है पीएच। जब एसिडिक हमारे पास सॉल्ट होगा तो उसका पीएच लेस देन 7 होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास सॉल्ट जो है वो बेसिक होगा तो पीएच हमारे पास मोर देन 7 होगा, 7 से ज्यादा। अगर आपने पीएच स्केल पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि हम इस तरह चेक करते हैं कि पीएच से वैल्यू ज्यादा है तो वो बेस की तरफ है, और पीएच से कम है, लेस है, तो फिर वो एसिडिक है। इसके अलावा आपकी बुक में एक और चीज लिखी है, वो लिखा है कि हम एक्वस सॉल्यूशन में चेक करेंगे अपने साल्ट को डाल के, अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज जो है वो एसिड की ज्यादा हुई तो वो एसिडिक सॉल्ट है, और अगर बेस की ज्यादा हुई तो वो बेसिक सॉल्ट है। नाउ वी डिस्कस अबाउट न्यूट्रल सॉल्ट। कि न्यूट्रल सॉल्ट क्या है, जब हमारे पास सॉल्ट जब सॉल्ट हमें मिलेगा तो हमें सॉल्ट को जब मालूम करना हो कि ये न्यूट्रल है तो हम अपने रिएक्शन में एसिड और बेस को चेक करेंगे। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो जो नतीजे में सॉल्ट मिलेगा वो न्यूट्रल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कोई भी हमारा वीक नहीं है, यानी जब वीक नहीं है तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ना ही वो एसिड की वजह का रुकेगा ना बेस की वजह का रुकेगा, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे नतीजे में हमें पीएच भी कैसा मिलेगा, बिल्कुल 7 मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, सॉल्ट हमारे पास न्यूट्रल होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, उसके अलावा पीएच भी 7 है, तो ये हमारे पास कौन सा एसिड सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ठीक है, तो सॉल्ट के 3 टाइप है, एसिडिक सॉल्ट, बेस सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। सही है, अब ये तो हमने समझ लिया सॉल्ट क्या है, सॉल्ट के टाइप क्या है, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि सॉल्ट को प्रिपेयर्ड किस तरह किया जाता है, सॉल्ट को बनाया किस तरह जाता है। क्या एक ही अमल है, क्या एक ही तरीका है, क्या हमारे पास सिर्फ एसिड कंपाउंड या बेस कंपाउंड है जो सिर्फ सॉल्ट को बनाते हैं? नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे
ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैं जो कि साल्ट को प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले लिखा है कि साल्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन बेस। हमेशा एसिड जो है वो क्या करेगा, एक्शन करेगा, यानी कि एसिड ही साल्ट को बनाने के लिए हमारे पास रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन किसके साथ करेगा, पहला बेस के साथ, दूसरा मेटल के साथ, तीसरा मेटल ऑक्साइड के साथ, चौथा मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो इसके साथ जब रिएक्ट करेगा उसके नतीजे में हमें साल्ट मिलेगा। अब याद रखिएगा कि हमारे पास एसिड बेस के साथ कर रहा है, ये चीजें तो हमने डिस्कस कर ली कि बेस के कंपाउंड कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मेटल की, तो मेटल भी आप पढ़कर आ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में। जितने भी हमारे पास A1 वाले ग्रुप हैं या हमारे पास 2A वाले ग्रुप हैं, वो सारे ग्रुप हमारे पास मेटल्स के हैं, जिसमें हमारे पास मैग्नीशियम है, पोटेशियम है और मजीद है। तो जब वो तमाम मेटल हमारे पास जो है रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, तो उसके नतीजे में हमें क्या हासिल होगा, उसके नतीजे में हमें साल्ट हासिल होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज रिलीज होगी, वो होगी हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे अगर मेटल हमारे साथ जो है ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का मतलब आपके पास जो मेटल के ग्रुप है उनमें से कोई भी एलिमेंट हो लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में हम उसे कहेंगे मेटल ऑक्साइड। ठीक है, कि वो मेटल के एलिमेंट भी है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी होगा, ऑक्सीजन भी मौजूद होगा। जब वो रिएक्ट करेगा तो ऐसे नतीजे में भी हमें साल्ट मिलेगा। ठीक है, उसके साथ मेटल हाइड्रोक्साइड यानी OH का ग्रुप, यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप। ठीक है, हमारे पास जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, यानी किसी भी मेटल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन भी होगा प्लस हाइड्रोजन भी होगा। और अगर हम कार्बोनेट की बात करें तो हमारे पास कार्बोनेट होता है स्टूडेंट CO3, यानी आपके पास मेटल का कोई भी ग्रुप हो, कोई भी एलिमेंट हो उस ग्रुप का, लेकिन उसके साथ साथ कार्बन और OH3 भी होना चाहिए। और जब भी हमारे पास कार्बन ग्रुप इस्तेमाल होगा तो वहां पर कार्बन गैस रिलीज होगी। ये सारी छोटी छोटी चीजें आपकी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रिपरेशन ऑफ साल्ट को अच्छे से आपने समझना है, यहाँ से आपको MCQs मिल जाएगा। ठीक है, आपके पेपर में साल्ट आ सकता है, इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने डिस्कस करनी है अपने इसमें, वो हमारे पास कैटायन और एनायन है। ठीक है, क्योंकि एसिड और बेस जो है वो साथ रिएक्ट करेंगे विद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, तभी तो हमें साल्ट मिलेगा। ठीक है, साथ अपने टाइप ऑफ साल्ट को भी लिखना है। यहाँ पर मैंने आपको मुख्तलिफ तरीके से बताया कि हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। जब आप अपने पेपर में लिखेंगे तो डेफिनेशन वाइज लिखेंगे, एसिडिक साल्ट, बेस साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रिपरेशन ऑफ साल्ट को। तो स्टूडेंट, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट में आपने ये तमाम ग्रुप जो हमने डिस्कस किए, एक हमारे पास है मेटल ग्रुप, दूसरा हमारे पास कार्बन ग्रुप है और हमारे पास बेस है। ये सब जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो नतीजे में हमें साल्ट मिलेगा। जब कार्बन ग्रुप इस्तेमाल होगा तो फिर हमारे पास कार्बन गैस रिलीज होगी। तो ये सारी चीजें आपने याद रखना। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं साल्ट्स के सम यूजेस को। ठीक है, कि साल्ट्स कहाँ पे यूज होते हैं। वैसे तो साल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम उसे केमिकली कहें या मेडिसिन हमारी मेडिकल फील्ड में अगर हम कहें तो साल्ट के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब कुछ रोल आपकी बुक में लिखे गए, तो आपका ये टॉपिक है साल्ट के कुछ इंपॉर्टेंस या सम यूजेस ऑफ साल्ट, या आपके पेपर्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं तो आप एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट लिख सकती हैं। अदरवाइज आपकी जो बुक में मौजूद है आप वो भी लिख सकती हैं, या अगर आपको कुछ यूजेस पता हो जो इम्पोर्टेंट हो, रिलेट करते हो केमिकली कंपोजिशन में, या फिर आपके पास कुछ यूजेस उसकी मेडिकल फील्ड से हो, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यूजेस ऑफ साल्ट को भी आपने लाजमन याद करना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम क्वेश्चन से रिलेटेड। अब इसके यूजेस को अगर हम देखें तो लिखा है इन मोस्ट यूज ऑफ केमिकल सब्सटेंस इन केमिकल फर्टिलाइजर। हमारे पास जो केमिकली फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है कि कुछ फर्टिलाइजर हमारी बुक में मौजूद है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इमोनियम क्लोराइड है या इमोनियम नाइट्रेट है। तो इन फर्टिलाइजर्स में एक अमाउंट होती है साल्ट्स की, और वो साल्ट हमारे पास एज अ फर्टिलाइजर भी यूज हो रहे होते हैं। उसके अलावा एज अ पेस्टिसाइड, अच्छा पेस्टिसाइड्स हमारे पास यूज हो रहे होते हैं, यानी कुछ इंसेक्ट्स को या कुछ ऑर्गेनिजम्स को किल या डिस्ट्रॉय करने के लिए जो पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं वो साल्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास यूज टू मेक प्लास्टर्स।
अब हमारे पास प्लास्टिक ऑफ पेरिस में यानी हमारी जो ब्रेकिंग बोन होती हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, या हमारे पास स्टूडेंट उसे सपोर्ट करने के लिए, किसको, बोन को, ठीक है, हमारी बोन्स को सपोर्ट करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए जो हम प्लास्टिक ऑफ पेरिस का यूज करते हैं वो भी हमारे पास किसके होते हैं, साल्ट्स के होते हैं। उसके बाद लिखा है यूज एज अ इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड। एंटी एसिड यानी कि जब हमारी बॉडीज में एक्सेस ऑफ एसिड हो जाते हैं तो उस एक्सेस ऑफ एसिड की अमाउंट को एंटी एसिड के तौर पे, यानी हमारे पास साल्ट्स को न्यूट्रलाइज करते हैं हम एसिड के साथ और वो एज अ एंटी एसिड वर्क करके हमारी जो बॉडी में उसको एसिड की तादाद को कम करता है, ठीक है, यानी कि उसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो एज अ न्यूट्रलाइजेशन यानी न्यूट्रलाइज करने के लिए साल्ट यूज होता है। उसके अलावा यूज इन दोज मील, ऐसे खानों में इस्तेमाल होता है जो हम पेशेंट को देते हैं, ठीक है, उनके जो है वो डाइट में उन्हें देते हैं ताकि वो टेक करें और उससे हमारे स्टमक में जो इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टाइन सॉफ्ट हो जाए, और जब वो सॉफ्ट हो जाएगी तो वो एक्सरे के दौरान क्लियरली अपीयर होगी, ठीक है। तो वो पेशेंट जो अपने एक्सरेज कराने आते हैं उनके एक्सरे से पहले उन्हें ऐसी हम मेडिसिन या मील देते हैं जिसमें इसका ज्यादा यूज हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिखा है यूज एज अ डिसाइडिफाइड, यानी कि क्या है, जर्म्स किल, यानी कि जो क्या करें हमारे जर्म्स में जितने भी हमारे किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, जर्म्स हैं, उनको किल कर सके, कैन किल बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे हम जरासीम कश कहते हैं, तो उस जरासीम कश को या अगेंस्ट जर्म्स जो होता हमारे पास होते हैं उनमें भी हमारे पास कौन होता है, साल्ट। तो साल्ट का ना सिर्फ हमारे टेस्ट के लिए बल्कि साथ ही साथ मेडिकल फील्ड में या केमिकल सब्सटेंस के साथ, केमिकल कंपाउंड्स के साथ यूज किया जाता है। हम साल्ट्स को मुख्तलिफ एजेंट के तौर पे, मुख्तलिफ एंटी एसिड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। वैसे तो साल्ट के और भी ज़्यादा यूजेस हैं, तो आप साल्ट के यूजेस को याद करें, आपके एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। अब हम अपने कुछ टॉपिक्स हैं बफर से रिलेटेड, साथ ही साथ पीएच से रिलेटेड जो हमने स्किप किया था हम उसे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, हमने साल्ट के टॉपिक को कंप्लीट समझ लिया, अब हम डिस्कस करते हैं पीएच और पीओएच के कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि पीएच है क्या, तो पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, यानी कि हमारे सॉल्यूशन में, अगर मैंने आपके पास एक बॉटल दी है उसमें एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमारे पास जो कंसंट्रेशन आयन है किसकी, हमारे हाइड्रोजन की, तो हमारा जो हाइड्रोजन का पोटेंशियल है वही हमारे पास क्या कहलाता है, पीएच, ठीक है। अब इस पीएच में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि एक सॉल्यूशन है, उसमें आपको चेक करना हो, मेजर करना हो कि इसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है, तो वो हमारे पास हम किस में मेजर करेंगे, पीएच में मेजर करेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें मेजर करना हो हाइड्रोक्साइड यानी OH को, ठीक है, OH आयंस की कंसंट्रेशन को हमें किसी सॉल्यूशन में मेजर करना हो तो वो हमारे पास POH कहलाएगा और उसकी फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है पीएच को माइनस लॉग और किसका, हाइड्रोजन का। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयंस और पीओएच इज इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि पीएच जो है एक नेगेटिव लोगैरिथम है किसका, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का, जबकि हमारे पास पीओएच एक नेगेटिव लोगैरिथम है हाइड्रोजन आयंस नहीं बल्कि हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन का। तो पीओएच यानी कि हम इसमें सिर्फ हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन को देख रहे होते हैं जो कि एक नेगेटिव लोगैरिथम है, जबकि हमारे पास नेगेटिव लोगैरिथम है किसकी कंसंट्रेशन का, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का। अब हमारे पास एक और चीज आती है वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है, इट्स फाइंड द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में कितनी एसिडिटी है, कितनी बेसिसिटी है, ये चीज मालूम करने के लिए जो स्केल हम इस्तेमाल करते हैं उसे पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। अब इस स्केल में टोटल हमारे पास जो है वो कितनी मेजर्स होती हैं, 14 इसकी स्केलिंग होती है, जिसमें से हमारे पास जो 7 होता है उसे हम न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारे एसिड की या बेस की जो वो तादाद होती है, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है, एसिडिटी है या बेसिसिटी, वो बिल्कुल क्या होती है, न्यूट्रल होती है, बराबर होती है। हम इधर यहाँ पे वीक या स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते, बिल्कुल न्यूट्रल होगी। लेकिन अगर हम 0 की तरफ जाते जाए तो वो स्लाइटली एसिडिटी की तरफ होगी, मतलब हायर एसिड होगी। मतलब कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच
7 से कम है, ठीक है, अगर मैं लिखूं यहाँ पर कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का पीएच है 4, ठीक है, या उस सॉल्यूशन का पीएच है मेरे पास 6, तो वो जो पीएच है स्टूडेंट मेरे पास वो क्या है, एसिडिटी है, यानी कि उसकी एसिड क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी एसिडिक है वो मेरे पास। उसके अलावा अगर मैं पीएच आपको दे दूं किसी सॉल्यूशन का 13, तो ये मेरे पास क्या है, इसकी बेस ज्यादा है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इस तरफ लेके जाऊं तो ये स्लाइटली एसिड है, स्लाइटली एसिडिक है, यानी कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ है। और उसके अलावा एक चीज जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि पीएच और पीओएच जब हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 14 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो पीएच क्या है, पीओएच क्या है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं पफर के, उसे हम डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हमारे इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रहता है, दैट इज पफर। तो पफर क्या होता है, सबसे पहले पफर एक ऐसा एक्वस सॉल्यूशन है जो स्टेबल रहता है किसमें, पीएच में। स्टूडेंट उसका पीएच जो है वो स्लाइटली चेंज हो सकता है लेकिन सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होगा। तो ये आपने वर्ड लाजमन लिखना है, आपकी बुक में भी मेंशन है। अच्छा, अगर अब हम इसके कंपोजिशन को देखें, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका पीएच स्टेबल है, ठीक है, यानी कि बहुत ही कम, बिल्कुल माइनर चेंज हो रहा है। तो ऐसा क्यों है, अगर हम किसी सॉल्यूशन में उसकी एसिडिटी बढ़ाएं तो उसका पीएच तो चेंज हो जाना चाहिए, या अगर हम बेस को बढ़ाएं तो पीएच चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन ये कैसा सॉल्यूशन है, इसका कंपोजिशन क्या है जो इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो अगर हम कंपोजिशन की तरफ आए तो हमारे पास जब हम वीक एसिड को लेंगे साल्ट के साथ इसके कॉन्जुगेट में, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो पफर बनेगा। और अगर हम वीक बेस ले लें साल्ट के साथ तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो जो सॉल्यूशन बनाएगा वो पफर बनाएगा। पफर की हमारे पास दो ही टाइप होती है, एक एसिडिक और दूसरा बेस, ठीक है। एक एसिडिक बफर होता है, दूसरा बेसिक बफर होता है स्टूडेंट। अब मिसाल के तौर पे ये तो हमें समझ आ गई इसकी कंपोजिशन कि ये वीक एसिड से या वीक बेस से बना, लेकिन हमें जवाब ये नहीं मिला कि इसकी जो हमारे पास पीएच है उसमें चेंज क्यों नहीं आ रहा। तो इसका आंसर यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल से हमें मिलेगा। जैसे हमारे पास है CH3 और COOH यानी एसिडिक एसिड, जब CH3 COONA के साथ, सोडियम के साथ, जो कि ये एक बफर है, जब हम इसको अगर देखें तो यहाँ पर अगर मैं एसिड को बढ़ाऊं या फिर मैं बेस को बढ़ाऊं तो इसके पीएच में माइनर से भी कम चेंज आएगा, कंप्लीटली स्लाइडली या हमारे पास सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने CH3 COOH यानी कि एसिडिक एसिड को लिया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसमें एसिड को बढ़ाने की कोशिश की, यानी कि हाइड्रोजन के आयंस को बढ़ाया। तो जब हाइड्रोजन के आयंस को यहाँ बढ़ाऊंगी तो ये वापस इस स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको बेस में OH को बढ़ाऊंगी तो फिर ये वाटर बन जाएगा, और वाटर आपको पता है वाटर एज अ पफर सॉल्यूशन ही है। तो किसी भी पफर सॉल्यूशन में अगर हम एसिड को बढ़ाएंगे या हम बेस को जो है वो बढ़ाएंगे तो उसमें माइनर डिफरेंस आ सकता है। जैसे अगर मिसाल के तौर पे 2 है उसका पीएच, तो 2 से जो है वो 1.99 हो जाएगा, 99 पे आ जाएगा, लेकिन वो कंप्लीटली 1 से 0, 2 से 0 पे नहीं जाएगा, स्लाइटली चेंज होगा, ठीक है, उसमें सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होगा। ये वर्ड बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये वर्ड आपकी बुक में है, सही है। तो आपने अपने डेफिनेशन में बयान करते हुए ये लाजमन लिखना है, नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज, या फिर ये आप लिख सकते हैं स्लाइटली चेंज, ठीक है। तो हमारे पास दो किस्म के पफर है, दोनों की कंपोजिशन हमारे पास ये है। साथ ही एग्जांपल से हमने समझा कि हम कोई भी इसमें एसिड या बेस बढ़ाएंगे तो पफर में फर्क नहीं आएगा। हमारे अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में भी कुछ पफर रखे हैं ताकि वो हमारे पीएच को मेंटेन कर सके, जैसे प्रोटीन है, ठीक है, जैसे हमारे पास वाटर है। पर हमारा चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट कंप्लीट होता है। अब इंशाल्लाह इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसके एमसीक्यूज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाजमन वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।